Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss about Chapter 9, Strategies for Enhancement in Food Production. Animal Husbandry. It is the agriculture practice of breeding and raising livestock. It includes care and breeding of livestock like cow, buffalo, pigs, etc., poultry farming and fisheries. एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? लाइव स्टॉक, पशुधन जैसे कि काउ, बफलो, पिग्स, इन सब की केयर करना, इनको आपस में ब्रीड करवाना मतलब क्रॉस ओवर करवाना, और जो न्यू जनरेशन्स आती हैं उनको फिर से राइज करना, उनका ख्याल रखना, और ऐसे ही अपने बेनिफिट्स के लिए उनको केयर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल, जिसमें सबसे पहले आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर इट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए पशुओं को पालना, उनके दूध के लिए और उनके दूध के प्रोडक्ट्स के लिए। इट डील विद द प्रोसेस एंड सिस्टम टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जाता है डे बाय डे। मिल्क यील्ड है डिपेंड्स मेनली ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। जो मिल्क की क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, या उसकी जो गुणवत्ता होती है वो डिपेंड करती है कि फार्म में किस तरीके की ब्रीड्स को रखा गया है, और कोशिश की जाती है बेहतर से बेहतर ब्रीड को रखने की। उसकी जो प्रजाति है अच्छी से अच्छी हो, जिससे हमें काफी अच्छी क्वालिटी मिले। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गुड ब्रीड्स का यूज करना चाहिए जिनमें ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता हो। कैटल केयर, कैटल शुड बी वेल लुक, प्रॉपर हाइजीन फूड एंड डिजीज फ्री एनवायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। कैटल्स की केयर के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए, साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए जो डिजीज फ्री हो। जो फीडिंग हैबिट्स है कैटल की, उन पर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें साइंटिफिक मैनर में ही फीड करवाना चाहिए कि जो फॉडर है, उन्हें चारा दिया जाता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी हो। स्ट्रिक्ट क्लीननेस एंड हाइजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। जब भी मिल्किंग की जाती है या उनका स्टोरेज की जाती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है मिल्क का, उस टाइम पर भी हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स मीट एंड एग्स फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स सच एज डक्स, चिकन, टर्की। मांस और अंडों के लिए कई बार पक्षियों को भी पाला जाता है, जैसे कि डक्स को, चिकन को, टर्की को। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट के? सिमिलर ही है ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट से। इसमें भी सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री सुटेबल ब्रीड्स का यूज किया जाता है कि अच्छे से अच्छी ब्रीड का यूज किया जाए। उनका साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, उनकी फीडिंग हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए। वाटर और फूड प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड करवाते रहना चाहिए। हाइजीन और ऑल्सो नेसेसरी। देन बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। ए ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर एंड साइज। ब्रीड क्या होती है? एक ग्रुप है एनिमल्स का जो आपस में डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके आपस में वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, दिखने में भी एक जैसे होती है, साइज भी लगभग एक जैसा ही होता है। एनिमल ब्रीडिंग हेल्प्स टू इंक्रीज यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एनिमल ब्रीडिंग क्यों करवाई जाती है? आपस में क्रॉस क्यों करवाया जाता है अलग अलग मेल और फीमेल्स का, अलग अलग ब्रीडिंग के पर्पज से, ताकि हमें बेहतर जो एनिमल्स हैं उनकी क्या मिल सके? यील्ड मिल सके, उनसे जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो ज्यादा अच्छे मिल सके। एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देर आर टू काइंड ऑफ ब्रीडिंग। दो तरीके से आपस में क्रॉस करवाया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग के बारे में, जिसमें सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को क्या किया जाता है? सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के हों, आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड, आपस में उनको क्रॉस करवाया जाता है, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल। यहां सुपीरियर वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि जो बेहतर होगा किसी मेल के एक ग्रुप में, जो सबसे बेहतर होगा उस मेल को यूज करना मेटिंग के लिए।
इसीलिए यहाँ पर वर्ड सुपीरियर है, क्योंकि उसमें क्वालिटीज बहुत बेहतर होंगी, जो क्वालिटीज हमें चाहिए होंगी, इसीलिए उसे सुपीरियर बोला जाता है। ऐसे ही फीमेल्स के कैटल्स के ग्रुप में जब भी क्रॉसिंग करवाई जाती है तो उसमें से सुपीरियर क्यों बोला गया है, वहां से भी बेहतर से बेहतर जो फीमेल होगी उसको लिया जाता है क्रॉसिंग के लिए। सुपीरियर फीमेल कौन होती है? काउ या फिर बफलो, जो प्रोड्यूस करती है ज्यादा से ज्यादा मिल्क पर लैक्टेशन के टाइम से। सुपीरियर मेल गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी। सुपीरियर मेल का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अच्छे से अच्छी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। मेटिंग ऑफ मोर क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 पीढ़ियों तक लगातार आपस में क्रॉस करवाना एक ही ब्रीड में, उन्हें बोला जाता है इनब्रीडिंग। क्योंकि एक ही प्रजाति के अंदर, एक ही ब्रीड के अंदर लगातार 4 से 6 जनरेशन के अंदर उनको आपस में मेट करवाया जा रहा है। इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ये हम एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। अभी देखिए, इस डायग्राम में हम जीन्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि जब दो ग्रुप्स को आपस में ब्रीड करवाया जाता है, मेल को और फीमेल को आपस में ब्रीड करवाया गया, तो उनकी वजह से जो प्रोजेनी आई है उनमें क्या हुआ, इस तरीके की प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस हो गई। ये फर्स्ट जनरेशन है। उन्होंने बोला था कि 4 से 6 जनरेशन तक जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो पहली पीढ़ी के लिए तो एक बार तो क्रॉस हो गया, ये प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस हो गई। अब इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि किसी बाहर वाले के साथ नहीं, आपस में ही जो इनके कजन ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, या आपस में उनको क्या करवाया जाता है, मेट करवाया जाता है। उनसे क्या प्रोड्यूस होगा देन, ये सेकंड जनरेशन आ गई। उनसे जो जीन्स प्रोड्यूस होंगे वो इस तरीके के होंगे, जिनमें से देखने को मिलता है कि कुछ जीन्स तो ऐसे भी प्रोड्यूस होंगे जो हार्मफुल होंगे और रिसेसिव जीन्स होंगे। इनके आपस में लगातार दूसरी जनरेशन में भी ब्रीड करवाने की वजह से कुछ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स आ गए। होमोजाइगोसिटी धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई है। अभी देखिए सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही थर्ड जनरेशन में भी जब इनको आपस में ही क्या करवाया जाएगा, मेट करवाया जाएगा, तो हमारे पास और भी ज्यादा हार्मफुल जीन्स आ जाएंगे। और ऐसा करते करते 4 से 6 जनरेशन के बाद हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट होगा, ऐसे जीन्स आ जाएंगे। ऐसे जीन्स कहने का मतलब क्या है, ऐसी जनरेशन आ जाएगी 4 से 6 पीढ़ियों के बाद जिनमें सिर्फ ये प्योर जीन्स होंगे। सारे के सारे क्या हैं, डोमिनेंट हैं, और इनके अंदर जो डोमिनेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होमोजाइगोसिटी शो कर रहे हैं। बट इसकी वजह से क्या होगा, जो प्योर ब्रीड है वो रिपीटेडली इनब्रीड करने की वजह से फ्यू जनरेशंस के बाद डोमिनेंट कैरेक्टर आ गए। ये सारे के सारे क्या हैं, डोमिनेंट हैं। ये अपनी इफेक्टिवनेस को लॉस कर देंगे। जो इनके अंदर इफेक्टिवनेस थी वो लॉस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगातार इनब्रीडिंग होती रही है, कोई बाहर के स्पीसीज के साथ उन्हें मेट नहीं करवाया गया, जिसे बोला गया है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, लॉस कर दिया इफेक्टिवनेस को, और उसे बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए ही क्या किया जाता है, जो ये स्पीसीज है लगातार 4 से 6 पीढ़ियों के बाद भी यहाँ पर जो अब डोमिनेंट कैरेक्टर आ गए हैं, इनको बाहर वाली किसी स्पीसीज के साथ, बाहर वाली किसी अच्छी बेस्ट स्पीसीज के साथ या ब्रीड के साथ आपस में क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, जिन्हें आउटब्रीडिंग बोला जाता है। आगे अभी हम बात करेंगे, आउटब्रीडिंग भी 3 तरीके से हो सकती है, उसके भी 3 टाइप है। तो इससे बचने के लिए, इनब्रीडिंग से बचने के लिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनब्रीडिंग से बचने के लिए क्या किया जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए एक सॉल्यूशन होता है आउटब्रीडिंग प्रोग्राम। अभी देखिए यहां पर वही बातें बोली गई हैं। ड्यू टू इनब्रीडिंग हार्मफुल रिसेसिव जीन्स एक्सपोज हो जाते हैं। इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, हमारे पास सुपीरियर जीन आ जाते हैं, और एलिमिनेशन हो जाता है लेस डिजायरेबल जीन का। जो रेड कलर वाले थे वो लेस डिजायरेबल जीन थे, और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकालने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको सिलेक्ट ही नहीं करते, आगे क्रॉस ओवर कर लिए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन अभी हमने पढ़ा था, कॉन्टिन्यूड इनब्रीडिंग की वजह से रिड्यूस हो जाती है फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। इसका एडवांटेज क्या होती है, ये होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक प्योर लाइन प्रोड्यूस हो जाती है, सिर्फ हमारे पास डोमिनेंट जीन्स आ जाते हैं। जो इनब्रीडिंग है वो कहां पर आती है, ब्रीडिंग 2 तरीके की होती है, ब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। अभी हमने बात की है इनब्रीडिंग, जहां पर सेम ब्रीड में ही लगातार क्रॉस करवाया गया था 4 से 6 जनरेशन तक। लेकिन अब हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग के बारे में, जो कि डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में करवाई जाती है, सेम ब्रीड्स में नहीं करवाई जाती। ये 3 तरीके की हो सकती है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग। सबसे पहले आती है आउट ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग।
आउटक्रॉसिंग क्या है? आउटब्रीडिंग अलग है, आउटक्रॉसिंग अलग है। मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन दी सेम ब्रीड, यहां पर ये डिफरेंट ब्रीड नहीं बोल रहे, सेम ब्रीड में ही बोल रहे हैं, बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 5 जनरेशन। होनी तो चाहिए सेम ब्रीड में ही, लेकिन 4 से 5 जनरेशन तक उनका कोई आपस में कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, कोई सगा संबंधी नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उन्हें आउटक्रॉस बोला जाएगा।